हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, उससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सेक्शन और महत्वपूर्ण टॉपिक्स, पॉइंट्स जिससे क्वेश्चंस बनते हैं या बन सकते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था भू राजस्व का निर्धारण। तो भू राजस्व का निर्धारण विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और ये राज्य सरकार को देय होगा। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। अब हमें ये जानना है कि जो भू राजस्व है ये किनके सिद्धांतों के अनुसार देय होगा। तो भू राजस्व उपखंड अधिकारी द्वारा विहित किए गए सिद्धांतों के अनुसार देय होगा। भू राजस्व कब्रिस्तान और श्मशान की भूमियों पर नहीं आरोपित किया जाएगा, यानी कि सुधार से भिन्न भवन द्वारा आच्छादित यदि कोई भूमि है तो उसमें भू राजस्व आरोपित नहीं होता, जैसे कि श्मशान और कब्रिस्तान। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार को ही पावर है कि वह भू राजस्व में छूट दे सकती है, और भू राजस्व में छूट दे सकती है यदि भूमिधर के पास 1.26 हेक्टेयर या 3.125 एकड़ से अधिक भूमि ना हो। तो ये डिजिट आप याद कर सकते हैं, 1.26 हेक्टेयर या फिर 3.125 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए भू राजस्व में छूट प्राप्त करने के लिए। और ये बात कही गई है धारा 156 में कही गई है। राज्य सरकार को ये भी पावर है कि यदि अकाल पड़ जाए, आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो राज्य सरकार आपदा से कृषि प्रभावित होने पर भू राजस्व को माफ भी कर सकती है, स्थगित भी कर सकती है। तो भू राजस्व की माफी का प्रावधान संहिता की धारा 157 में है, और भू राजस्व से छूट का प्रावधान संहिता की धारा 156 में है। तो ये धाराएं भी मैं बताता चलता हूँ, काम आ सकती हैं। कभी कभार ये भी सीधे सेक्शन ही पूछ लिया जा सकता है। तो छूट भू राजस्व में 56 और माफी या भू राजस्व का स्थगन धारा 157 ये बात करती है। इसके बाद बकाये की वसूली, अगर भू राजस्व बकाया हो जाता है तो बकाये की वसूली की प्रक्रिया धारा 170 में दी गई है। धारा 170 में बकाये की वसूली के 7 प्रकार बताए गए हैं, और बकाये की वसूली के लिए इन 7 प्रकारों में से कितने भी प्रकार प्रयोग में लाए जा सकते हैं, एक साथ भी या एक के बाद एक भी, ये व्यवस्था 170 में की गई है। तो इन जो भी 7 प्रकार बताए गए हैं उनमें से एक का प्रयोग करके या एक से अधिक का प्रयोग करके बकाया वसूल किया जा सकता है या बकाये की वसूली की जा सकती है। बकायेदार के भू राजस्व की वसूली के प्रक्रिया में बकायेदार के बैंक खाते या लाकर की भी कुर्की करके वसूली की जा सकती है। तो बैंक लाकर या बैंक खाते की कुर्की करके भी भू राजस्व की वसूली की जा सकती है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि 2 या 2 से अधिक आदेशिकाएं यदि हैं तो उनमें से दोनों एक साथ संचालित हो सकती हैं या एक के बाद एक संचालित की जा सकती हैं, प्रवर्तित की जा सकती हैं। ये विवेक पर निर्भर करता है। ये भी कहा गया कि अगर भू राजस्व बकाया है तो बकायेदार को हवालात में रखा जा सकता है, लेकिन 15 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता। ये व्यवस्था भी संहिता में की गई है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए।
ये जो ड्यूरेशन है 15 दिन का, इससे अधिक नहीं रखा जा सकता। और ये बात धारा 171 में बताई गई है। धारा 170 में प्रक्रिया दी गई है और धारा 171 में ये बताया गया कि अगर बकायेदार को हवालात में रखना भी पड़े तो 15 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता। और इसमें ये बताया गया है धारा 171 के क्लास 2 में कि अगर हमें ये भू राजस्व जो बकाया है वसूलना है तो उसमें यदि कोई स्त्री है, अवयस्क है या 65 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति है, वरिष्ठ नागरिक है, मानसिक रूप से कोई बीमार व्यक्ति है, मंदबुद्धि व्यक्ति है, रिटार्टेड पर्सन है, संघ के सशस्त्र बल या कोई न्यायाधीश, कोई मजिस्ट्रेट या अन्य कोई न्यायिक अधिकारी है, संसद या विधान सभा सदस्य हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं आदि, ये इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और इनको सिविल कारागार में भी निरुद्ध नहीं किया जा सकता। तो इतने लोगों को कारागार में निरुद्ध करने से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। धारा 171 का क्लास 2 ये बता रहा है। तो इसे भी आप ख्याल में रखिए, दिमाग में रखिए। एक व्यवस्था और की गई है कि यदि कोई जिस पर भू राजस्व बकाया है, अगर उसके पास यांत्रिक शक्ति से चलने वाले उपकरण हैं तो उनको भी कुर्क किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कुर्क किया जा सकता है या कुर्क नहीं किया जा सकता है। तो यांत्रिक शक्ति द्वारा चलने वाले कोई उपकरण उस व्यक्ति के पास हैं जिस पर भू राजस्व बकाया है तो उनकी भी कुर्की की जा सकती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कुर्की या कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय हो सकता है और ये विक्रय कलेक्टर के आदेश से ही होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि भू राजस्व के बकाये की वसूली के दौरान अगर कोई संपत्ति कुर्क की जाती है तो उसका विक्रय कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार ही होगा या आदेश से ही विक्रय होगा। और कलेक्टर साहब को ये पावर है कि अगर कोई जोत कुर्क की जाती है तो कुर्क जोत का वो पट्टा भी कर सकते हैं। पट्टा के लिए बताया गया कि 10 वर्ष तक का पट्टा वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। 10 वर्ष से अनधिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है 175 में, सेक्शन 175 है ये, और इसमें अनधिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 10 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बकायेदार से भिन्न व्यक्ति को पट्टा देंगे। ऐसा नहीं कि जिससे कुर्क की गई है संपत्ति उसी को 10 वर्ष का पट्टा दे दो, उसको पट्टा नहीं मिलेगा, वो तो बकायेदार है। तो ये पट्टा बकायेदार से भिन्न व्यक्ति को दे सकते हैं, कलेक्टर साहब को ये पावर है। और ये व्यवस्था भी की गई है कि जोत की बिक्री का आदेश कलेक्टर संहिता की धारा 176 के अधीन दे सकता है। 10 वर्ष का पट्टा धारा 175 के अंतर्गत दे सकता है और कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय का आदेश धारा 176 के अधीन दे सकते हैं। ये याद रखना है आपको। जोत की अगर बिक्री की जा रही है तो सूचना कलेक्टर के आदेश से तो विक्रय होगा, लेकिन कलेक्टर साहब को भी ये सूचना राजस्व परिषद को देनी होगी कि मैंने ऐसा आदेश कर दिया है। तो जोत की बिक्री की सूचना कलेक्टर द्वारा राजस्व परिषद को दी जाएगी। तो इधर कलेक्टर साहब के आदेश से तो बिक्री होगी जो कुर्क संपत्ति का, लेकिन आदेश कलेक्टर साहब हमको देंगे और इसकी सूचना राजस्व परिषद को वो देंगे। ये ध्यान रखने की बात है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कलेक्टर साहब जोत की या कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय के आदेश की सूचना किसको करेंगे, तो राजस्व परिषद को करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने का एक पॉइंट है। आगे ये बात आती है कि अगर अन्य स्थावर कोई संपत्ति है, अन्य स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय कलेक्टर साहब धारा 177 के अधीन कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि अन्य कोई स्थावर संपत्ति है, तो अगर अन्य कोई स्थावर संपत्ति की कुर्की की गई है
तो अन्य कोई स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय कलेक्टर साहब धारा 177 के अधीन कर सकते हैं। रिसीवर की नियुक्ति भी कलेक्टर साहब कर सकते हैं, तो रिसीवर की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाएगी। बकायेदार की कुर्क, जंगम या स्थावर संपत्ति के संरक्षण, प्रबंधन आदि के उद्देश्यों के लिए ही रिसीवर की नियुक्ति की जाती है या की जाएगी। तो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, तो ये आप एकदम क्लियर कट रखिएगा। सेक्शन भले इतने क्लियर ना हो, लेकिन मटेरियल पॉइंट्स और जो सेक्शन जिस लिए बनाया गया है वो आपको याद होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए आपको। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है, मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट भी कर दिया करिए, उससे मेरा फ़ायदा होगा और वीडियो देखने से आपका फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।